तासी है, जो आज ग्रियर्सन है, उसके बाद में मिश्र बंधु है, उसके बाद में कई सारी किताबें आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक, और उनके बाद में भी बहुत सारे हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए। लेकिन हिंदी का प्रचार प्रसार महाराष्ट्र ने किया। महाराष्ट्र के लेखक भी हिंदी लिखते थे, इसके बारे में कहीं भी चर्चा नहीं, इसलिए ऐसे अलग अलग सेमिनारों का आयोजन किया जाता है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का योगदान हिंदी के प्रचार प्रसार में है। तो हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, कारण होता है। महाराष्ट्र में हिंदी का प्रचार प्रसार इतना क्यों हुआ, किन किन लोगों ने किया, किन किन संस्थाओं ने किया, इसका डाटा तो हमारे सामने अब आने लगा है। लेकिन महाराष्ट्र में इतना हिंदी का प्रचार प्रसार क्यों हुआ? सबसे पहले अभी मैंने बात की कि इन दोनों भाषाओं की मूल जननी संस्कृत है, मराठी हिंदी की। मराठी हिंदी दोनों भाषा में ये जो लिखी जाती हैं वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो समानता है दोनों भाषाओं के अंतर्गत। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र जहां पर स्थित है उसे हमें देखना जरूरी है कि महाराष्ट्र कहाँ स्थित है। कि उसे कहा जाता था पहले जमाने में इतिहास ग्रंथों में दक्षिणापथ, दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग। उत्तर, हमारा देश देखिए धार्मिक है, हम सब जानते हैं कि हमारा देश कैसा है, धार्मिक है। तीर्थ स्थलों की यात्राएं अधिकतर हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा होती है। उत्तर में कैलाश है, दक्षिण में रामेश्वरम मंदिर है। उत्तर के लोग जब दक्षिण जाते थे तो महाराष्ट्र में कुछ सदाएं, गुफाएं, मठ हुआ करते थे। वहां पर वह अपनी भाषा में, यहाँ के जो ट्रांसलेटर होते थे महाराष्ट्र के, वह हिंदी में उनके साथ बातें करते थे। जब दक्षिण भारत जाते थे तो ट्रांसलेशन का काम यहाँ महाराष्ट्र में होता था, महाराष्ट्र के लोग करते थे। एक ये बात है। दूसरी बात, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि जो पूरे हिंदुस्तान को क्या करता है, पूरे हिंदुस्तान पर एक तरह से हुकूमत करता है। अलग अलग चीजों के बारे में अगर बात करेंगे तो भाषा के क्षेत्र में भी वैसा हुआ है। अब थोड़ा इतिहास में जाएंगे कि महाराष्ट्र की परिभाषा जब हम करते हैं तो महाराष्ट्र की परिभाषा किस तरह से की जाती है। बांदाकर जो है इतिहासज्ञ, उन्होंने कहा है कि मरहट्ट से महाराष्ट्र ये शब्द बना हुआ। मरहट्ट क्या है? मरहट्ट मतलब झाड़ी वाला प्रदेश, सुदूरवर्ती जितना ये प्रदेश है महाराष्ट्र प्रदेश, यह पूरा जंगलों से ढका हुआ प्रदेश होता है। यहाँ से लोग गुजरते थे, उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय, उत्तर की ओर जाते समय, तो इसको महाराष्ट्र कहा गया। किसी ने कहा कि मराठा जाति के लोग जहाँ रहते हैं वह प्रदेश विशेष महाराष्ट्र। किसी ने कहा महार जाति के लोगों का प्रदेश महाराष्ट्र। और लीला चरित्र में लिखा हुआ है कि महंत असे ते राष्ट्र म्हणजे महाराष्ट्र, कि महाराष्ट्र, तो हम इस व्याख्या को हम लेंगे कि महाराष्ट्र महान ऐसा राष्ट्र है, हर क्षेत्र में वह मदद करता है। आप देखिए इतिहास में अगर जाएंगे फिर से दोबारा, तो ज्यादा से ज्यादा समाज सुधार की लहर भाषाई दृष्टि से हो, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हो, सामाजिक बंधुता की दृष्टि से हो, महाराष्ट्र में सबसे पहले यह लहर आपको दिखाई देगी। एक है बंगाल और दूसरा है महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र है, इसलिए हिंदी के प्रचार प्रसार में भी महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान है। दो इतिहास है, देखिए मैंने पहले ही कहा हिंदी और मराठी दोनों बहने हैं, दोनों के इतिहास साथ साथ चलते हैं। मराठी का जब इतिहास हम देखते हैं तो यादव कालीन मराठी चा इतिहास, यादव काळानंतरचा मराठीचा इतिहास, ये उसके भाग है जब इतिहास में जाएंगे। उसी तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास जानते समय हम देखते हैं कि उसे 4 कालों में विभाजित किया जाता है। अब यहाँ के हिंदी अध्यापक ये छात्र हैं वो समझ लेंगे। पहला काल है आदिकाल, दूसरा काल है भक्ति काल, तीसरा काल है रीति काल और चौथा काल है आधुनिक काल। ये इसलिए बताया है मैंने क्योंकि इस विषय की ओर मुझे आना है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाले जो यहाँ के महाराष्ट्र के लोग हैं, साहित्यकार हैं, संस्थाएं हैं या अलग अलग जो ये पहले मठ थे ये हैं, तो इन्होंने हिंदी का विकास लगातार किया उस काल से, यादव काल से या आदि काल से। हम मानते हैं कि हिंदी के पहले संत या हिंदी के प्रसिद्ध संत कबीर को माना जाए, ज्यादा से ज्यादा दोहे संत कबीर के हम सब जानते हैं। लेकिन संत कबीर से भी पहले संत नामदेव ने हिंदी में लिखा है।
निर्गुणवादी जो विचारधारा है, सगुणवादी और निर्गुणवादी दो विचारधाराएं हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी और हमें भी पढ़ाई जाती है कि जो अवतारी पुरुष है, जो अवतार की पूजा करता है, वह सगुणवादी है। और जहाँ निरीश्वरवादी होते हैं कि जो अवतार की पूजा नहीं करते, तो उन्हें निर्गुणवादी कहा जाता है। तो हम एक मराठी में किस्सा जानते हैं कि नामदेव जी गए थे नैवेद्य लेके और इसे कहा, ये क्यों नहीं खाता? तो वो पहले निर्गुणवादी थे। नामदेव जी, संत नामदेव निर्गुणवादी थे। संत नामदेव ने संत ज्ञानेश्वर के पश्चात, उनके समाधि के पश्चात संत नामदेव ने महाराष्ट्र छोड़ दिया, पंजाब में जाकर के बसे। पंजाब में उनका मंदिर है और संत नामदेव ने लगभग 300 पद हिंदी में लिखे हैं। वो 300 पद सिख धर्म ग्रंथ जो है, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित। यह है परंपरा। उसके पहले भी अगर हम देखेंगे अपभ्रंश काल में सिद्ध नाथ मंडलियां क्या होती थी? नाथ जो नवनाथ है वो पूरे भारतवर्ष में घूमते थे। या नवनाथ के बाद में जितने भी नाथ बने ना, यानी कि शिष्य परंपरा में पूरे भारतवर्ष में घूमते थे और अपने विचारों को समाज के सामने रखते थे, समाज सुधार करने का प्रयास करते थे। किस भाषा में करते होंगे? जब महाराष्ट्र में आते होंगे तो लॉजिकली तो वो हिंदी के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते थे। तो ये परंपरा वहां से है, नाथ संप्रदाय है, सिद्ध साहित्य है, तो वहां से ये हिंदी की परंपरा हमें दिखाई देती है। फिर उसके बाद में ये संत महात्माओं की बात आती है। हम सब जानते हैं, अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास को देखेंगे तो उसमें नाथों के जो नाम लिखे हैं उनमें से एक नाथ संत ज्ञानेश्वर को लिखा है। तो संत ज्ञानेश्वर जी ने भी हिंदी में पद लिखे हैं। संत ज्ञानेश्वर के बाद में मुक्ताबाई हैं, उन्होंने भी हिंदी में पद लिखे हैं। उनके पश्चात अगर हम देखेंगे मराठी के आद्य कवि जिन्हें कहा जाता है वो है मुकुंदराज, उन्होंने भी हिंदी में पद लिखे हैं। उनके साथ साथ चक्रधर स्वामी, ये गुजरात वासी थे, लेकिन उन्होंने महानुभाव पंथ की स्थापना महाराष्ट्र में की। महाराष्ट्र में दत्त संप्रदाय, समर्थ संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय और एक संप्रदाय, इस तरह से 5 संप्रदाय पहले से ही यहाँ पर प्रचलित थे। इस संप्रदाय से संबंधित जितने भी संत थे, इन्होंने हिंदी में काव्य रचनाएं, पद रचनाएं की हैं। क्यों की हैं? क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर आम जनता तक अपने विचार पहुंचाने हैं तो हमें हिंदी को अपनाना पड़ेगा। वह तत्कालीन हिंदी थी। यह हो गई आदिकाल की बात। नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य आदिकाल के हैं। उसके बाद में भक्ति काल की बात करेंगे तो ये संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, इनकी जो परंपरा है, मराठी की आद्य कवयित्री ही